नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम रेलवे एनटीपीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चलिए, बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ साइड है दिया हुआ है। भुजा की लंबाई जो है ना वह दिया हुआ है 22.9। भुजा की लंबाई जो है ना दिया हुआ है 2.9। सेंटीमीटर। और परिधि मतलब होता है किसी भी फिगर का जो है ना टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। और परिधि दिया है 17.4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है बहुभुज में कितने भुजाएं हैं। हमसे पूछ रहा है कि बताइए बहुभुज में कितने साइड होगा, कितने भुजा होगा। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री में यानी 17.4 में आप भुजा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा कितने भुजा है, कितने साइड है वो निकल जाएगा। तो ये दशमलव के बाद ऊपर भी एक अंक है, नीचे भी एक अंक है, तो आप हटा दीजिए। 30 छक्के 180 से 6 कम है यानी 6 बार में कैंसिल हो गया। तो नंबर ऑफ हमसे साइड पूछा है तो 6। पॉलीगॉन होता है बहुभुज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर है। एक ट्रायंगल है जिसको तीनों एंगल का मान जो है ना वह बराबर है। तो कह रहा है प्रत्येक एंगल का मान क्या होगा। अब कोई त्रिभुज है जिसके तीनों एंगल जो है वह आपस में इक्वल है। त्रिभुज के तीनों एंगल का मान बराबर है तो प्रत्येक एंगल का मान क्या होगा। तीनों एंगल, कोई त्रिभुज है इसका तीनों एंगल के मान बराबर है। तीनों एंगल का जो है ना वैल्यू, तीनों कोण बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। प्रत्येक कोण का मान उसका क्या होगा, निकाल दीजिए। तो त्रिभुज के तीन, मान लेते हैं एक एंगल जो है ना वह 0 डिग्री है, तो तीनों एंगल बराबर है तो तीनों 0 डिग्री है। ठीक, और तीनों एंगल को हम जोड़ते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब x 3x इजिकल टू 180, तो x से कट जाएगा कितने बार में, 60 बार में, यानी x इजिकल टू 60 डिग्री। तो प्रत्येक एंगल का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और जिसका जब तीनों एंगल बराबर होगा तो तीनों साइड भी बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल, कोई व्यक्ति 50 न्यूटन लिखने का मतलब है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी मतलब डिस्टेंस हो गया, 10 मीटर की दूरी तक एक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। उसके द्वारा किया गया कार्य हमसे पूछता है क्या होगा। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो बल हो गया कितना, 50 न्यूटन का बल। अब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10। अब दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 500। अब हमारे पास ऑप्शन में कभी कभी जूल लिखा रहता है, कभी कभी न्यूटन लिखा रहता है, कभी कभी कुछ भी यूनिट लिख देता है। तो हमको अब निकालना क्या है, तो हमको निकालना था कार्य।
तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि कार्य का यूनिट क्या होता है, तो कार्य का यूनिट जूल होता है। यूनिट में अक्सर देखिएगा अंतर रहता है दिया हुआ। ए ऑप्शन में 500 न्यूटन लिख देगा, बी में 500 जूल लिख देगा। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में आपको 500 दो मिल जाएगा, लेकिन यूनिट में डिफरेंस रहेगा। तो हमको जानना यहाँ ज़रूरी होगा कि भाई बताइए कार्य का यूनिट क्या है, कार्य वर्क का यूनिट क्या है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का इकाई जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए, 3 सेकेंड की अवधि मतलब टाइम पीरियड, अवधि के लिए 8 केजी द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब होता है मास, मास कितना है 8 केजी, द्रव्यमान के साथ काम करता है, तो वस्तु के वेग में 4 मीटर पर सेकेंड से, वस्तु के वेग जो था वो वेलोसिटी जो था वो 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से वो हो गया कितना 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आपसे पूछ रहा है तो प्रयुक्त बल बताइए, आपको बल का मान निकालना है, जो बल क्या होगा। तो बल निकालना है तो F बराबर होता है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन, F इजिकल टू ma होता है। तो हमको इसमें कितना बल लगा वो काउंट करना है। तो मास दिया हुआ है कितना, मास दिया हुआ है 8 केजी, 8 केजी मास दिया हुआ है। तो हम मास की जगह पर लिख देते हैं 8 केजी। ए किसको कहते हैं, तो एक्सीलरेशन को ये कहते हैं। एक्सीलरेशन आपको यहाँ निकालना होगा, तो एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। भी कहने का मतलब उसका अंतिम वेग। तो देखिए 4 मीटर पर सेकेंड से धक्का देकर उसको 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दे दिया है, तो अंतिम वेग हम 6 हो गया, आरंभिक वेग हो गया 4, और टी कितने हैं 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो यहाँ हो गया 2/3। एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं, तो ए का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास आ गया ए का वैल्यू 2/3, यानी 8 दूना 16/3। अब बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन, हम यहाँ न्यूटन लगा देंगे। हो सकता है कभी कभी आपको एग्जाम में जो है ना ऑप्शन दशमलव में दिया होगा, तो आप दशमलव में इसको बदल लीजिएगा। चलिए 5 से 3 से दिए तो 5 में 15 और 0.33 5.33 क्या हो जाएगा, हमको निकालना है बल। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन दे दीजिए। ऐसा अनुमान है कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, एक सेट में 4 से 5 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है। और यह क्वेश्चन का जो टाइप है वो बहुत कोई खास नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन एनटीपीसी का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम को देखिए। डायग्राम देखने से पता चलता है क्या कि एक पाई चार्ट द्वारा जो है ना कर्नाटक में एक प्रकाशन संस्था के व्यय को दर्शाया गया है इस पाई चार्ट में। और कुल व्यय जो है ना, यानी कुल खर्च 50,000 रुपया है, तो कागज़ की लागत क्या है, टोटल खर्च। देखिएगा तो डायग्राम देखने से लगता है कि यह डायग्राम देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि यह डायग्राम का कैलकुलेशन जो होता है ना, वह पाई चार्ट का कैलकुलेशन 2 आधार पर होता है, एक डिग्री के आधार पर, तो इस पर 360 डिग्री का, एक परसेंटेज के आधार पर। तो यह क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है। तो परसेंटेज में टोटल खर्च 100% लेते हैं, तो टोटल खर्च कितना है 50,000 रुपया है। तो चूंकि परसेंटेज में दिया हुआ डाटा है, इसलिए हम 100% बराबर 50,000 लिख लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि उसके क्या कागज़ की लागत कितना है। तो कागज़ की लागत को देखिएगा तो पेपर मूल 25% है, तो पेपर मूल 25% है, तो टोटल कॉस्ट का 25% निकाल दीजिए, 25% टोटल कॉस्ट का। और 50,000 को 4 भाग में बांटिएगा तो 12,500 हो जाएगा, 12,500 रुपया।
12,500 रुपया। 50,000 को 4 भागों में बांटिए, आधा कीजिएगा तो 25,000, 25,000 फिर 2 भाग में बांटिए। तो पाई चार्ट से हर बार को एक क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना है जो काफी 4/15 प्लस 4/5 का वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आप देखते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा कैंसिल कर दे रही है। 5 जो है ना 15 पूरा पूरा, 5 से 15 पूरा पूरा कट रहा है, तो यह कॉमन बेस रूल पर है। 5 से कट गया 3 बार में, 3 से 3 चौका 12, 12 4 16। इसको आप लिख सकते हैं ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को जो है ना 16 दिन में पूरा करता है, 16 डेज में पूरा करता है। वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक एक साथ करते हैं। ये दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक करते हैं। तो ए एक दिन में 1/12 भाग, बी एक दिन में 1/16 भाग काम किया। दोनों मिलकर 3 दिन काम किया है, तो हम देखते हैं कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना किया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48, 48 ले लेते हैं एलसीएम। 12 से 12 चौक 48 और 16 से 16 3 48, 7/48। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में ए, एक दिन में बी, एक दिन में ए और बी मिलकर किया, और दोनों मिलकर 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन में दोनों मिलकर 7/16 भाग काम कर दिया। अब कह रहा है फिर ए काम छोड़ देता है, ए काम को छोड़ देता है। जब ए काम छोड़ देगा तो शेष काम को कौन करने आ रहा है, शेष काम को बी करने आ रहा है। तो बी शेष काम को कितना दिन में करेगा, 7/16 में काम समाप्त हो गया, यानी 16 में से 7 हो गया, तो बचा कितना, तो 9/16 काम बचा हुआ है। तो शेष काम को जो करने आएगा उसके समय से गुना कर दीजिएगा। शेष काम को बी करने आता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो 9 डेज में करेगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम किया निकाल लिए। एक दिन में कितना किया, 7/48 भाग काम किया, 7/48 पार्ट काम किया। तो 3 दिन में ज़्यादा किया होगा, ज़्यादा का मतलब कि गुना कर दीजिए। ठीक, अब 3 से काट दिए तो 7/16 यानी 16 टोटल काम है, जिसमें 7 हो चुका है, तो बचा कितना 9। 16 में 7 काम हो चुका है तो बच गया 9, 9/16 बच गया। अब शेष काम को जो करने आता है उसके समय से गुना कर दीजिए। तो शेष काम को बी करने आता है, तो बी के समय से गुना कर दीजिए, तो बी शेष काम को 9 दिन में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ए = 0.125 है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए √4a² माइनस 4a + 1 + 3a = व्हाट। इसका वैल्यू हमको निकालना है। ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए। तो ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर अंडर रूट में हम लिख देते हैं 2a - 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि a का स्क्वायर माइनस, देखिए a का स्क्वायर करेंगे यानी 2a का स्क्वायर हम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। फिर लिखते हैं -2ab, तो -2 a के जगह पर हमको लिखना होगा 2a और b के जगह पर 1। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो गया -4a, अब प्लस b का स्क्वायर तो 1।
और +3a लिख दिया 3a। अब बताइए कि स्क्वायर और रूट एक साथ रहता है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक। अब 2a, अब इसको हम बाहर निकालते हैं, रूट चूँकि रूट कट गया है तो 2a - 1 और +3a, तो 2a और 3a को जोड़ दीजिए तो 5a - 1, तो 5 a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 0.125 -1, ठीक। तो 125 में 5 से गुना कीजिएगा तो 500 625 हो जाएगा, 25 5 100 625 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 625 लिखे, लेकिन 3 अंक पहले हमको दशमलव देना होगा -1, ठीक। अब 625 -1 हो गया। आप 625 को -1 आंसर 625 से यहाँ जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 75 700 यानी 300, 0.375 हो जाएगा, 0.375 आंसर आना चाहिए। तो यह निगेटिव में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल 185 स्टूडेंट में से, कुल टोटल कितना स्टूडेंट है, सॉरी टोटल 85 स्टूडेंट है। टोटल 85 स्टूडेंट में से 35 ने मैथ्स, किसी क्लास में टोटल 85 स्टूडेंट है ना, उसमें से आपको 35 स्टूडेंट जो है ना मैथ्स लिया है, 33 स्टूडेंट जो है ना वो बायोलॉजी लिए हुए हैं, बायो लिए हैं 33 स्टूडेंट बायो लिए हैं, और 23 स्टूडेंट ने इन दोनों विषयों का चयन नहीं किया। और 23 स्टूडेंट जो है ना, 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में से किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट करते हैं। तो कह रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने मैथ्स और बायो दोनों विषयों का चयन किया है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स और बायो दोनों का चयन किया है, ठीक है। तो क्लास में 85 स्टूडेंट है, 85 स्टूडेंट में से 35 जो है वो मैथ्स लिया है और बायो लिया है 33। अब इस और 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई कुछ भी नहीं ले रहे हैं, कोई सब्जेक्टें नहीं ले रहे हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं। तो कोई सब्जेक्ट नहीं लेने वाले स्टूडेंट 23 है, तीनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 3 11, यानी 9, टोटल हम जोड़ते हैं तो 91 स्टूडेंट हो जाता है। यानी कि हमारे पास टोटल होना चाहिए 85 स्टूडेंट, लेकिन यहाँ तीनों 35 जो है मैथ लेते हैं, 33 बायो लेते हैं और 23 कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेता है। तो तीनों को जोड़ते हैं तो 91 हो गया। यानी इस दोनों में अंतर कितने का है, तो आप कहिएगा इस दोनों में अंतर आ जाएगा कितना, 85 और 91 के बीच में 6 का अंतर आ गया। तो देखिए 85 से जितना अधिक ये बढ़ेगा, जितना भी अधिक बढ़ेगा वो दोनों लेगा, यानी 6 स्टूडेंट दोनों लेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितने स्टूडेंट ने दोनों विषय लिए हुए हैं, तो आप कहिए 6 स्टूडेंट ने दोनों स्टूडेंट लिए। या आप डायग्राम से देखना चाहते हैं तो ठीक है, डायग्राम से भी देख सकते हैं हम कि मैथ्स लिए बायो लिए, तो हम 6 स्टूडेंट दोनों लिए, तो दोनों को हम 6 स्टूडेंट लिख दिया। अब देखिए मैथ है 35 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट का नाम लिख लिया, तो अब बच गया 29। बायो लिए हैं कितना, 33 स्टूडेंट, 6 ले लिए हैं, तो इधर बच गया 27। और अलग हमको डायग्राम बनाना है कि 23 स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिए हैं, 23 स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय लिए हैं, तो दोनों विषय लेने वाले को देख लीजिए, दोनों विषय लेने वाले को बीच में लिखे हुए हैं, तो बीच में लिखे हुए दोनों को, तो बीच में कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है। आप सबको जोड़ कर देख लीजिए, 7 जोड़ दीजिए, 29 6 27 और 23 तीनों को जोड़िएगा, 23 3 या 7 10, ठीक है, 7 3 10, 10 10 20 5 25, 2 2 4, 2 6 और 6 2 8, टोटल 85 स्टूडेंट हो गया। तो हम इसको जोड़े हैं, मैथ्स लेने वाले, बायो लेने वाले या कोई सब्जेक्ट ना लेने वाले, तीनों को जोड़े हैं तो 91 आ गया। जबकि हमारे क्लास में 85 स्टूडेंट है, तो 85 से ऊपर जितना बढ़ेगा वो दोनों लेगा।
45 छात्रों की एक क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है? 45 स्टूडेंट है। 45 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 45 है। 45 स्टूडेंट का एक क्लास है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के बीच, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात जो है ना 4:5 है। 4:5 है। तो टोटल 45 स्टूडेंट है, अब बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में रेशियो है 4:5 का। तो रेशियो में जोड़िएगा तो 9 स्टूडेंट है, लेकिन है स्टूडेंट 45। तो रेशियो 1 बराबर हो गया 5 स्टूडेंट। तो रेशियो 4 बराबर 4 गुना तो 20 हो जाएगा, और रेशियो 5 बराबर इसका 5 गुना 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 20 वो लड़का था, 25 वो लड़की थी, दोनों को जोड़िएगा तो 45 स्टूडेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों का एवरेज मार्क्स 75 था। लड़कों का एवरेज मार्क्स जो था 75 और लड़कियों का एवरेज मार्क्स 82 है। तो पूरे कक्षा का एवरेज मार्क्स क्या होगा? पूरे कक्षा का एवरेज मार्क्स हमको निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का होता है सम बाई नंबर। सम बाई नंबर। तो बॉयज़ कितने हैं? 20 स्टूडेंट है, बॉयज़ है, और इसका एवरेज मार्क्स कितना है? तो 75 है, 75 है। तो टोटल मार्क्स निकाल लिए। ठीक है, सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। और गर्ल्स की संख्या कितना है? तो गर्ल्स कितनी है? तो 25 है। और इनका एवरेज मार्क्स कितना है? 82 है। इनका एवरेज मार्क्स जो है ना 82 है। ठीक है, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। टोटल स्टूडेंट कितना है? 45 है। तो आप जोड़ दीजिए, 75 दूना 150 पर 1 0, और प्लस 50 82 में हमको जो है ना वो 25 से गुना करना है। तो हाँ 2050 अब बाई 45 अब जोड़ दीजिए इसको। इसमें हम 1500 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3550 बाई 45। 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 7 35। अब 7 से अब इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से हो जाएगा 9 से, 9 7 63, 9 7 63, और 63 में हमको अब कितना बच गया? 8 आ गया, अब 0.9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि सोल्व करना है इसको 5/6 7/3 1/2 चलें। तो हो गया हमारे पास 5/18 प्लस 7 और 3 से 3 दूना 6 माइनस ऊपर 11 हो गया। में 1 से गुना करना है, 4 3 12। अब बताइए, अब हमको इसका एलसीएम लेंगे। 18 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 18 6 और 12 का एलसीएम लेगा 18 दूना 36। ठीक, 36 और बात ये 36 एलसीएम हो गया 36 एलसीएम हुआ। अब 18 से 18 दूना 36, अब प्लस 6 से 6 चौक 36, अब माइनस 12 3 36 33, यानी हमारे पास आ गया 52 माइनस 33 अब बाई 36। चलिए 32, ये हो जाएगा 19/36। इससे तो नीचे कटने वाला है नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। एक निश्चित धन पर एक वर्ष में एक निश्चित धन पर एक वर्ष में एक निश्चित धन पर एक वर्ष में 10% की रेट पर प्राप्त होने वाले सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया है। एक निश्चित धन पर हमको प्रिंसिपल मालूम नहीं है। एक निश्चित धन पर 10% की रेट से, रेट हो गया 10% की रेट से एक वर्ष में कितना ब्याज होता है प्राप्त? 400 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। ठीक, इसी धन पर इसी रेट से उतनी ही अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI क्या होगा? CI क्या होगा? यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, यदि रेट का कैलकुलेशन जो है ना हाफ ईयरली किया जाए। ठीक है, यानी कि रेट यहीं रहेगा और टाइम भी यहीं रहेगा और लेकिन टाइम एक साल का CI हमसे पूछता है क्या होगा यदि रेट जो है ना वह हाफ ईयरली हो। देखिए रेट जो है ना हाफ ईयरली का मतलब होता है कि एक साल में आपको 2 बार ब्याज देना होगा। तो एक साल में जितने बार ब्याज देना होगा टाइम में उतना से गुना कर दीजिएगा रेट में, टाइम में जितना से गुना कीजिएगा रेट में उतना ही से भाग दे दीजिएगा। यानी रेट हो गया आपका 5% और टाइम हो गया 2 वर्ष। यहाँ भी हो गया रेट आपको हो गया कितना 5% और टाइम हो गया कितना 2 वर्ष। ठीक, यहाँ हम दोस्त रेट हाफ ईयरली ब्याज है। हाफ ईयरली ब्याज का मतलब होता है एक साल में हमको 2 बार ब्याज देना है। तो एक साल में जितने बार ब्याज दिए टाइम में उतना से गुना कर दीजिए और टाइम में जितना से गुना किए रेट में उतना ही से भाग दे दीजिए। तो 5% की रेट से, अब क्वेश्चन हो गया 5% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया है। तो रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा तो 10% = हो गया आपको 400 रुपया। तो आपसे कह रहा है यहाँ 5% की रेट से 2 वर्ष का CI पूछता है। तो 5% की रेट से 2 वर्ष का CI याद होगा आपको, कैसे निकालते हैं? 2 वर्ष का CI निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 10%, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 10.25%। या 25% कहाँ से आया? अगर टाइम 2 साल है ना तो दशमलव के बाद 2 अंक लिखिएगा। ये 2 अंक कहाँ से लाइएगा? तो R का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा है 10.25% = व्हाट? तो 400/10 × 10.25%। चलिए दशमलव हटा दिए, अब इसको कैंसिल कर लीजिए। 00 से 00 कट गया, 5 से 2 बार में 2 से, यानी कि 410 रुपया हमको सिंपल इंटरेस्ट पर हमको 400 रुपया ब्याज मिलेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 410 रुपया ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिज्ज़ा के 5/9 पार्ट का अच्छा मूल्य जो है ना 300 रुपया है, तो पिज्ज़ा के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा? पहले पूरे पिज्जे का मूल्य निकालिए, पूरा पिज्ज़ा का मूल्य निकालिए। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक पिज्ज़ा के 5/9 भाग का मूल्य जो है ना 5/9 पार्ट का मूल्य 300 रुपया है। तो 5/9 भाग का मूल्य 300 रुपया है, तो पूरा पिज्ज़ा का दाम निकालिए, यानी एक का वैल्यू निकाल दीजिए। 5 × 6 = 30, 540 हो गया पूरे पिज्ज़ा का दाम। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें से 4/5 पार्ट का मूल्य कितना होगा? तो टोटल का मूल्य हो गया 540 रुपया। तो 540 में से 4/5 पार्ट का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, तो 4/5 कैंसिल कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 408 रुपया। 8 × 32, 432 रुपया हो जाएगा। बीस केजी द्रव्यमान वाली, 20 केजी द्रव्यमान का मतलब होता है मास। 20 केजी द्रव्यमान वाली, 20 केजी द्रव्यमान वाली 20 केजी का द्रव्यमान, 20 केजी का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, 8 मीटर की ऊंचाई पर है। H = तो पूछ रहा है वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थिति ऊर्जा मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो आपको मालूम होगा फॉर्मूला फाई बराबर होता है mgh होता है। और क्वेश्चन में जो है ना g का मान आपको दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो m का वैल्यू हो गया आपको, m का वैल्यू हो गया कितना, m का वैल्यू हो गया 20 kg 20, और g का मान जो होता है वो 9.8 दिया हुआ है, g का मान दिया हुआ, और h जो है ना वो 8 दिया हुआ है, 8 मीटर। यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो नीचे 10 लग जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 8 दूना 16, 16 में 98 से गुना कर दीजिए। पंद्रह सौ 68 आ जाएगा। तो आप लिखिएगा 1568, हमसे किसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिखे हुए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कोई भी रहे, एनर्जी का जो यूनिट होगा वही लिखाएगा, चाहे यहाँ की यूनिट हो जाएगा क्या, जूल। तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन में यूनिट में अंतर देते रहता है। कर रहा है 60 और 72 का, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है का HCF पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा, दोनों पूछा जा रहा है। तो HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। HCF जो भी निकलेगा यहाँ, जो भी HCF होगा इस दोनों को काट देगा। तो ऑप्शन देख के आप देख लीजिए कि 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 से 12 अच्छा 70 है, नहीं 72 है, सॉरी 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 दोनों को काट देगा। ऑप्शन देख कर काम कीजिए। LCM ऐसा होगा कि दोनों से कट जाएगा, तो दोनों से कट जाने वाला LCM देख लीजिए 360 है, 360 सब से कट जाएगा, देख लीजिए 60 से कट जाएगा और 72 से भी कट जाएगा 5 बार में। तो आपको LCM HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन हिट कीजिएगा। K का मान ज्ञात करना है आपको, जबकि K का मान ज्ञात कीजिए। 3x माइनस 2 जो है वो 15x स्क्वायर माइनस kx माइनस 4 का माइनस 14 का भाज्य है, भाज्य हो। अच्छा, तो जब भाज्य हो तो x का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो आप कहिएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू फैक्टर में 0 2 लिखा हुआ है, तो 3x इज इक्वल टू हो गया 2, तो x इज इक्वल टू आपको निकालना होगा तो कहिएगा 2/3 हो गया, x इज इक्वल टू 2/3 हो गया। तो 15 के जगह पर हम 15 लिख दिए, x के जगह पर हमको लिखना है 2 का स्क्वायर, तो 4/9, 2/3 का स्क्वायर माइनस k, और x का वैल्यू कितना है 2/3, तो यानी कि 2/3 लिख दिए माइनस 14। चलिए अब हम लिखते हैं, कटने वाला है, 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 से काट दिए, 20/3 आ गया, अब माइनस 2k/3 इज इक्वल टू 14 लिख दिए। अब हम देखते हैं हमारा तो हमको 20 माइनस 2k/3 इज इक्वल टू 42, 14 या 42, तो माइनस 2k इज इक्वल टू, इसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा 22, तो k इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 11, k का वैल्यू निकल गया, k का वैल्यू -11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक कार 5 सेकेंड में, एक कार 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड क्या हो गया, टाइम हो गया। एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर समान रूप से एक्सेलरेट करता है, तो कार का त्वरण मतलब एक्सीलरेशन निकालिए। देखिए एक कार था जो 5 सेकेंड में जो है ना, इसका शुरू में वेलोसिटी जो था ना 18 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, और इसका वेलोसिटी बढ़ाकर कर दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है।
एक कार है, उसको 5 सेकेंड में उसका वेलोसिटी जो था वो शुरू का वेग 18 किलोमीटर पर आवर था। एक्सीलरेटर जो है ना लेकर वह उसका वेलोसिटी बढ़ा दिया और कर दिया 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन निकालिए। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v-u/t, ठीक, v-u/t होता है। तो v मतलब होता है 72 हो गया, 72 माइनस 18/5। तो 72 में से 18 गया, कितना हो गया, बाई 5। लेकिन एक चीज़ हम लोग मिस्टेक किए हैं कि 70 इसको जो किलोमीटर पर आवर में था, तो किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। 3 बार में कट गया, 5 से 5 कट गया, तो एक्सीलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि 15625 का स्क्वायर रूट क्या होगा। यह स्क्वायर रूट पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है ना निकालने नहीं जाना है, एग्जाम में इतना टाइम किल नहीं करना है। तो हम इसको देख लेंगे 1 2 3 4 5, यह 5 अंक का है। तो याद कीजिएगा कि 3 अंक के बताया गया था कि 3 अंक का स्क्वायर करेंगे ना तो हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो 6 अंक का मिलेगा, या इससे एक कम 5 अंक का मिलेगा। तो रिजल्ट यहाँ पर कितना है, 2 और 3 5 अंक है, यानी यह 3 अंक का स्क्वायर है। तो 3 अंक का स्क्वायर इसमें हम खोजेंगे, ऑप्शन में हम 3 अंक का स्क्वायर खोजेंगे। तो 3 अंक का स्क्वायर है, पहला ऑप्शन में हम देखते हैं तो है 145 से 145, दूसरा है 135, बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन सब है। अब देखिए 3 अंक का है तो लास्ट में 5 है, तो यह 105 का स्क्वायर करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, इधर 10 बच गया तो 11 से गुना कर दीजिएगा, तो नहीं आया। इससे थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, तो 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25, अब बच गया 12, तो 1 बढ़ाकर 13 में 12 से गुना कर दीजिए, 13 दूना 26 और 13 156। ये तो नहीं हुआ, ये वाला, यानी कि 125 का स्क्वायर होगा। 125 का स्क्वायर कीजिएगा तब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करता है। एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करता है, यानी u = 0 है, आरंभिक वेग 0 है उसका। और 2 सेकेंड में यानी t = हम लिख दिए 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेता है, यानी कि इसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड का गति प्राप्त कर लेता है। तो हमसे पूछता है एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है v-u/t। तो v-u यानी 5 में से 0 घटाइएगा तो 5 रह जाएगा, और t हो गया 2 सेकेंड, 5 का आधा यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रघु ने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक। रघु ने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और 1 वर्ष के बाद उसे 1300 रुपया प्राप्त होता है। 1 वर्ष के बाद उसको 1300 रुपया प्राप्त होता है। टाइम लिखा हुआ है x, 1300 रुपया प्राप्त होता है। जबकि रेट जो है ना ईयरली है, तो आपसे पूछ रहा है, कुछ 6% ईयरली है, तो आपसे पूछ रहा है x का मान निकालिए, ठीक है। तो आप जो है कर्ज लिए थे, मान लीजिए सपोज डेट 1000 रुपया, और ब्याज और दिए हैं महाजन को, वापस किए हैं 1300 रुपया, यानी कि जो बढ़ता है उसको ब्याज कहते हैं। तो 300 रुपया क्या था, तो 300 रुपया ब्याज था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट था 300 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P यानी प्रिंसिपल, R मतलब रेट, और टाइम बाई 100 लिखते हैं। तो P का वैल्यू कितना हो गया, 1000 है, तो P का वैल्यू 1000 लिख दिए। R कितना है, तो R 6% है, रेट परसेंटेज में रहता है इसीलिए नीचे 100 लिखना पड़ता है। और टाइम आपको मालूम नहीं है, x लिखा हुआ है, अब ब्याज हो गया 300 रुपया। तो कैंसिल कर दीजिए, 00 से 00 काट देते हैं, 10 से 10 इधर काट दीजिए, 6 से काट दीजिएगा, 6 पंचे 30, x = 5। x क्या था, 5 साल था। आपका आंसर 5 ईयर आ गया, ठीक है। आपको हम NTPC से रिलेटेड क्वेश्चन, मैथ्स और फिजिक्स का क्वेश्चन हम रखे हुए थे। नेक्स्ट क्लास में हम और इससे
क्वेश्चन कुछ रखेंगे जो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।